नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी 2.0 पर। तो चलिए भाई, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बात कह देना चाहती हूं आप लोगों से कि भाई वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और एंड तक देखिए, और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगता है और कुछ स्पेशल यहां से जानने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों में जो कि वास्तव में पढ़ाई करते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आगे की क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो भाई जितने भी लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विदेशी यात्रियों का विवरण, हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें हम जानेंगे कि प्राचीन इतिहास को हम किन किन स्रोतों के आधार पर जान सकते हैं। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों का विवरण हो चुका है, वेद पढ़ चुके हैं हम। आज हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। किस किस तरह के साक्ष्य हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, स्मारक हैं, तो यहाँ से हमें पुराने जो हमारा प्राचीन इतिहास है इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए भाई, आज का टॉपिक है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। संबंधी साक्ष्य, ठीक है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चलिए भाई, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में सबसे पहले जो हम जानेंगे वो जानेंगे कि भारतवर्ष, जो ये हमारा भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष का जिक्र हमें सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ है। सबसे पहले ये साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुआ, तो लिखिएगा, ऐसे पॉइंट वाइज लिखिएगा, भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा, इसको इसी में लिखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है। ठीक है, यह हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अब भाई ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कहाँ पर है और इसको किसने लिखवाया, तो जान लीजिएगा कि भाई ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, आप सभी जानते हैं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 3 मील दूर एक उदयगिरी पहाड़ी पड़ती है। उदयगिरी पहाड़ी, उसकी एक गुफा में शिलालेख प्राप्त हुआ गुफा से, जिसे कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, उस शिलालेख को हाथी गुम्फा अभिलेख कहते हैं। लिखूंगी नहीं, बता दे रही हूँ, ये चीज़ें आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसे बनवाया किसने, तो कलिंग राज खारवेल द्वारा इसे बनवाया गया था, इसे लिखवाया गया था। ठीक है, इस शिलालेख को। अब खारवेल कौन था, देखिएगा, ओडिशा में, ओडिशा को पहले कलिंग कहते थे। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण, मतलब ओडिशा पर अशोक ने आक्रमण किया था, जिसे कहते हैं कलिंग का युद्ध, कलिंग का आक्रमण। ठीक है, तो कलिंग में एक राजा हुआ करता था। कलिंग के जो पहले स्वतंत्र, कलिंग राज्य के जो स्वतंत्र राजा होते थे ना, वो क्षत्रिय थे। किस वंश के क्षत्रिय थे, चेदी वंश के क्षत्रिय थे। ठीक है, तो वहां पर एक राजा था, बहुत प्रतापी राजा था, महामेदवान। कौन था, महामेदवान। उसकी तीसरी पीढ़ी में हुए थे खारवेल। ठीक है, महामेदवान जो था इसने ही मौर्यों की निर्बलता का लाभ उठा करके कलिंग में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। ठीक है, कलिंग में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था, महामेदवान ने। ठीक है, अब इसी महामेदवान की तीसरी पीढ़ी में हुए खारवेल, जिन्होंने ये हाथी गुम्फा अभिलेख, और खारवेल के बारे में जानकारी जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, इनके बारे में संपूर्ण वर्णन जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो उल्लेख है या जिक्र है या वर्णन है, ये हमें कहाँ से मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है, आप कहेंगे ओडिशा की जो राजधानी भुवनेश्वर, उससे 3 मील दूर उदयगिरी की पहाड़ी पर। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको देगा तो या तो आपको भुवनेश्वर देगा या तो उदयगिरी की पहाड़ी ज़्यादा मोस्ट है, ये वाला ऑप्शन आपको देगा उदयगिरी की पहाड़ी। ठीक है, उसकी एक गुफा में जो है हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है शिलालेख पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है एरड़ अभिलेख। देखिए अभी हम अभिलेखों की बात कर रहे हैं, तो पहला तो है हाथी गुम्फा अभिलेख, दूसरा है एरड़ अभिलेख। तो यहाँ पर लिखिएगा सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख या वर्णन एरड़ अभिलेख से मिलता है। एरड़ मिलता है, ठीक है। तो भाई सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? एरड़ अभिलेख से मिलता है, ठीक है। अब ये एरड़ अभिलेख क्या था और यहाँ से सती प्रथा का सर्वप्रथम वर्णन क्यों मिलता है भाई? क्या हुआ था आखिर एरड़ में, और यहाँ पर जो है सती प्रथा के बारे में लोग क्यों सबसे पहले यहीं से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए एरड़ जो था ना, एरड़ मध्य प्रदेश के सागर जिले में पड़ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरड़ नामक स्थान है। एरड़ एक स्थान है, ठीक है, एरड़ नामक स्थान है। और यहीं से एक अभिलेख मिला, एक शिलालेख मिला जिस पर सती प्रथा का वर्णन है। और ये सती प्रथा कौन सती हुआ था जिसका ये वर्णन है? तो देखिएगा एक राजा हुआ करते थे भानुगुप्त, ठीक है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। देखिए पुराने सिक्कों पर एरड़ को एरी किरण लिखा गया है, एरी किरण लिखा मिलता है। तो यहाँ पर ये भी लिखिएगा कि पुराने सिक्कों पर एरड़ को एरी किरण लिखा गया है, ठीक है। मतलब एरी किरण भी इसे कई जगह देखने को मिलता है, जैसे पुराने सिक्के हैं वहां पर एरड़ को एरी किरण भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये जो राजा थे ना भानुगुप्त, इस अभिलेख को भानुगुप्त का अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए ये भानुगुप्त का अभिलेख। एक और आगे बताऊंगी, इस अभिलेख को एरड़ का सती अभिलेख भी कहा जाता है, ये भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। इस अभिलेख को एरड़ का सती अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। एरड़ का सती अभिलेख भी कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए भाई अब देखिए भानुगुप्त जो थे ना, उनका एक मंत्री था। भानुगुप्त के मंत्री थे कौन? गोपराज। क्या नाम था उनका? गोपराज, ठीक है। तो गोपराज, एक दिन गोपराज और भानुगुप्त का युद्ध हो रहा था। युद्ध में गोपराज भानुगुप्त से युद्ध कर रहा था, तो गोपराज जो है वीरगति को प्राप्त हो गए, मतलब गोपराज की हत्या हो गई, ठीक है। अब जब गोपराज जो हैं ये वीरगति को प्राप्त हो गए, तो इनकी जो पत्नी थी वो सती हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले जो सती होने का प्रमाण मिलता है वो गोपराज की पत्नी सती हुई थी, जो कि एरड़ अभिलेख से मिलता है, एरड़ में, ठीक है। तो वहाँ पर भानुगुप्त नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिनका अपने मंत्री गोपराज से युद्ध हो रहा था। गोपराज वीरगति को प्राप्त हो गए, तो इनकी पत्नी सबसे पहले सती हुई थी, इसलिए सती प्रथा का जो सर्वप्रथम वर्णन है ये एरड़ अभिलेख से मिलता है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं, यहाँ से आप जान लीजिए, क्योंकि आपको लोग बताते हैं कि एरड़ अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का वर्णन मिलता है, ठीक है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एरड़ अभिलेख है क्या, आखिरकार कौन सती हुआ था जो सबसे पहले, जिसका वर्णन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। एरड़ नामक जो स्थान है ना, यहाँ वराह, नरसिंह, विष्णु की भी मंदिर पाए जाते हैं, ठीक है। विष्णु के मंदिर हैं, वराह के मंदिर हैं और नरसिंह के मंदिर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए सिक्के जो है ना, सिक्के बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो महत्व जो रखती हैं, मुख्य चीज़ें, वो अभिलेख और सिक्के, ठीक है। अभिलेख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अभिलेखों में देखिए हमने जाना है। अब हम सिक्कों पर आ जाते हैं।
तो सिक्के जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं। सिक्के देखिए, सिक्कों से हमें कैसे जानकारी मिलती है? सिक्कों पर राजा लोग जो होते थे ना, पहले सिक्कों पे लेख लिखवाने का बहुत प्रचलन चलता था, बहुत ज़्यादा। शासक है, राजा महाराजा है, सब सिक्कों पर लेख लिखवाते थे। कोई तो प्रतिमा अपनी ही छपवाए डाल रहा है, कोई शंकर भगवान की, कोई किसी की, कोई गाय का चित्र, कोई कुछ, मतलब जिसको लोग ज़्यादा वरीयता देते थे, जिसको ज़्यादा पसंद करते थे, उसका ही चित्र अंकित करवा देते थे। ठीक है, तो चलिए भाई, तो सिक्कों से हमें इस तरह से जानकारी मिलती कि भाई ये सिक्का इस काल का है, मतलब इस काल में ये काम, इसको ज़्यादा वरीयता दी जाती थी। चलिए, तो सिक्कों, तो यहाँ पर लिखिएगा, सिक्कों पर लेख लिखवाने का यवन शासकों ठीक है भाई, सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सबसे पहले किसने किया? यवन शासकों ने किया। तो यहाँ आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों द्वारा किया गया। ठीक है, या इसका श्रेय सर्वप्रथम यवन शासकों को जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ से यवन शासकों का जो काल था ना, वहाँ से जब सिक्के मिले तो लोगों ने, उससे पहले जितने भी सिक्के मिलते थे लोग वहाँ पर लिखवाते नहीं थे, तो लोगों ने कैसे जाना कि भाई अच्छा यहाँ पर लिखावट मिली है, इसका मतलब सबसे पहले सिक्कों पर लेख किसने लिखवाना शुरू किया? यवन शासकों ने शुरू किया। ठीक है, आई बात समझ में, जब उस काल के सिक्कों पर लेख मिला। चलिए नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त की सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का पता लगता है। ठीक है, उसके संगीत प्रेमी होने का पता लगता है, पता चलता है। ठीक है, आई बात समझ में? भाई समुद्रगुप्त की जो वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के थे ना, जिन सिक्कों पर समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए प्रतिमा अंकित थी, उससे पता लगा कि भाई समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, मतलब संगीत में इंटरेस्ट था उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो इस तरह से देखिए सिक्कों से हमें कितनी जानकारी मिल रही है ना, सिक्कों से ज़्यादातर जानकारियाँ हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे भाई? सातवाहनों द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, शीशे के सिक्के सातवाहनों द्वारा चलाए गए। ठीक है, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। देखिए कितना इन्होंने एक अलग ही काम कर दिया। शीशे के सिक्के, सिक्का मतलब पैसा कितना ज़रूरी होता है ना, पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है, और उसको इन्होंने शीशे का बनवा दिया। गिर जाए तो टूट गया, लो पैसा गया हाथ से, है ना। आजकल तो चलिए तब भी कागज़ का है, और ऐसा है जो सिक्के जो होते हैं वो तो टूटते ही नहीं, लेकिन पैसा कागज़ का है, चलो फटेगा तभी, लेकिन जल्दी गिरने पे तो नहीं टूट रहा है। चलिए भाई, तो शीशे के सिक्के जो है सर्वप्रथम सातवाहनों द्वारा चलाए गए। तो ऐसे देखिए, जब सातवाहनों की काल का सिक्का मिला ना, तो वहाँ पर उससे पहले कहीं शीशे के सिक्के नहीं मिले, लेकिन वहाँ पर शीशे के सिक्के मिले। तो लोगों ने जाना कि भाई अच्छा इनके काल में शीशे के सिक्के चलवाए गए, मतलब इन लोगों ने शीशे के सिक्के चलाए, है ना। चलिए भाई, तो ये हो गई हमारी सिक्कों के बारे में जानकारी। ठीक है, सिक्कों से भी हमें काफ़ी जो सिक्के हैं ये पुरातत्व साक्ष्य में आते हैं, और इनसे हमें काफ़ी पुरानी जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और लिखिएगा, कांसे की, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। ठीक है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा। देखिए नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली थी? ये मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली भाई।
तो ऐसे लोगों ने जाना अच्छा कांस्य से लोग परिचित थे और उस समय पर लोग संगीत नृत्य इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारे साक्ष्य हैं। जैसे हम जब सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे ना बेटा, तो वहाँ पर हम जानेंगे अन्नागार हैं, बड़े बड़े मकान हैं। ठीक है, ऐसे सिंधु सभ्यता का जो सिंधु सभ्यता जो विकास में आई, यहाँ पर ऐसे चौकोर घर बने मिले, जैसे आज भी बने होते हैं घर, ईंटों के घर। तो वहाँ से जाना गया अच्छा भाई लोग पहले पक्के घर बनवाते थे, उससे परिचित थे लोग सिंधु सभ्यता के टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारी सभ्यताएं हमें जानने को मिली। सिंधु सभ्यता जब विकसित हुई उसके बारे में भी आगे हम सिंधु सभ्यता में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं साइड हो गई हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय नमस्कार। एंड सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है।